वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम कुछ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने अभी तक यहाँ पर 5 क्लासेस की हैं। उस पर बेस्ड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ और इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स जो यूपी में होते हैं वहाँ पर ये पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी, क्योंकि यही क्वेश्चन दोबारा फिर से रिपीट करेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से ज़रूर देखिए। और ये क्वेश्चन जो यूपी पुलिस का जो रेडियो ऑपरेटर एग्जाम है, इसके अलावा यूपीपी एसएससी में भी क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। और आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो उसमें से यहाँ पर पेपर में आता है या फिर नहीं आता है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है वो आपको मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ, यूपी लोअर पीसीएस, इन सब में यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा मात्रक, इकाई और भौतिक राशियों से यहाँ पर क्वेश्चंस हैं कुछ, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पार्सेक इकाई है। तो यहाँ पर पार्सेक जो हमारा है ये दूरी की इकाई होता है, आपने पढ़ा भी है। लंबाई की सबसे छोटी यूनिट है। यहाँ पर लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्मी मीटर, यानी कि 10 की पावर 15 मीटर यहाँ पर लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है, तो इसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल होता है। तेल का एक बैरल लगभग होता है, तो तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब यहाँ पर इसका भार बदल जाएगा परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी से यहाँ पर 1/6 हो जाता है और वहाँ से जब नीचे ज़मीन में कोई भी चीज़ चंद्रमा से लाई जाएगी तो उसका भार बदल जाएगा। लेकिन जो हमारा द्रव्यमान होता है ये किसी भी वस्तु का चेंज नहीं होता है, चाहे इसको कहीं पे भी लेके जाओ। नेक्स्ट है सदिश राशि है, तो विस्थापन हमारा जो है ये सदिश राशि होता है। इसके अलावा डिस्टेंस जो हमारा होता है, विस्थापन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और ये होता है सदिश राशि, जबकि डिस्टेंस यानी कि दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशियों में यहाँ पर जिसमें दिशा भी होती है, एक फिक्स डायरेक्शन होती है, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और यहाँ पर परिमाण भी होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है जिसमें होता है उनको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं और उसमें दिशा नहीं होती है। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर को यहाँ पर 0.39 से हम लोग गुणा करेंगे तो हमको इंच प्राप्त होने वाला है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, ऊर्जा की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो यहाँ पर विद्युत उत्पादन की है, विद्युत उत्पादन की इकाई क्या होगी? मेगावाट हो जाएगी। किलो वाट घंटा मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा का मान होता है, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यहाँ पर किलोवाट घंटा का जो है मान हो जाएगा। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी, तो 100 नॉट की जो गति है 115 मील प्रति घंटा के बराबर हो जाएगी। वायु की गति नापी जाती है, तो वायु की जो गति होती है इसको हम लोग एनीमोमीटर से मापते हैं। एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। और ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है प्री के पेपर में, वायु की गति कैसे मापी जाती है? तो यहाँ पर एनीमोमीटर से इसकी गति मापी जाती है। दूरी की इकाई नहीं है, तो यहाँ पर वर्ग मील जो है दूरी की इकाई नहीं होती है। अब यहाँ पर बीईओ 2006 में पेपर में आया था क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ यंत्र दिए हैं और यहाँ पर राशियाँ जो ये नापते हैं इनके बारे में बताया गया है। तो एनीमोमीटर से हम लोग वायु की गति मापते हैं, अभी पढ़ा है। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। टैकोमीटर से घूर्णन की गति मापी जाती है और पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। पायरो का मतलब टेम्परेचर ही होता है और ये उच्च ताप को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कुछ राशि हैं और इकाई। उच्च वेग को हम लोग मैक में मापते हैं। तरंग दैर्ध्य को हम लोग एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। दाब को पास्कल में मापा जाता है, इसकी यूनिट होती है।
और ऊर्जा की इकाई जूल होती है, आप लोग ये जानते ही हैं। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया था। यहाँ पर भौतिक राशियाँ हैं और इनकी इकाई यानी कि यूनिट दी गई है। त्वरण की इकाई यानी कि एक्सीलरेशन की इकाई होगी, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की यूनिट होगी न्यूटन। कृत कार्य यानी कि कार्य की यूनिट हो जाएगी जूल। आवेग की यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड। ये सब आपको देख रहे होगे, मिलाने को पेपर में देता है, तो आप लोग ये ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन जो है 2003 और 5 में यूपीपीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इकाई दी गई है और राशि दी गई है। क्यूसेक, क्यूसेक से यहाँ पर द्रव की प्रवाह की गति को मापा जाता है। बाइट यहाँ पर जो होता है कंप्यूटर की यूनिट है। और रिक्टर, रिक्टर स्केल होती है जिससे हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। बार जो यहाँ पर है ये हमारी इकाई हो जाएगी दाब की, यानी कि दाब की यूनिट है बार। तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य को हम लोग एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और ऊर्जा की इकाई जो हमारी है ये जूल है। और ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर इनको मिलाने को दे रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट है इकाई दी गई है और प्रसार, प्रचार यहाँ पर दिया गया है। प्राचलन यहाँ पर प्राचल दिया गया है। वाट, इसको हम लोग शक्ति यहाँ पर वाट में मापी जाती है। और नॉट जो होता है समुद्री जहाज की गति को हम लोग नॉट में मेज़र करते हैं। नौ संचालन के लिए यहाँ पर नॉटिकल मील का यूज़ किया जाता है। और कैलोरी जो है ऊष्मा जो है हम लोग कैलोरी में मापते हैं। अब यहाँ पर कुछ विभिन्न मापन यंत्र दिए गए हैं, डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं आप लोग इसको ध्यान से देखें। अति सूक्ष्म समय अंतराल यानी कि नैनो सेकेंड से कम समय को हम लोग कैसे मापते हैं, तो इसको हम लोग परमाणु घड़ी के द्वारा मापा जाता है। इसको नैनो सेकेंड से कम समय को परमाणु घड़ी से नापते हैं। पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर जो होता है इसको विकिरण तापमापी को यहाँ पर पायरोमीटर कहा जाता है। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सोलर रेडिएशन को नापने के लिए यहाँ पर पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायर का मतलब जो टेम्परेचर होता है, तो ये आप ध्यान रखें, कहीं पर भी सोलर को मापने के लिए यहाँ पर पायर का प्रयोग किया जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप को मापने हेतु तो यहाँ पर लाया जाता है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर जो है अत्यधिक ताप को मापने के लिए यूज किया जाता है। अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बहुत बार पूछा गया है यहाँ पर। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है 2000 से ज़्यादा जब टेम्परेचर यहाँ पर होता है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। नौ संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर आगे डायरेक्शन देखने के लिए। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। वायु की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ह्यूमिडिटी को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त किया जाता है द्रव क्रिस्टल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब मापने के लिए यंत्र होता है। रक्तदाब हम लोग जो है स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। रक्तदाब को स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह सिद्धांत होता है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण, यहाँ पर सिद्धांत हो जाएगा। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि दर नापने के लिए। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। पारे का प्रयोग किया जाता है तापमापी यंत्रों में, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो है उच्च संचालन शक्ति होती है। उच्च संचालन शक्ति के कारण यहाँ पर पारा यानी कि मरकरी का प्रयोग हम लोग तापमापी यंत्रों में करते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है यहाँ पर 10 की पावर -2 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। और यहाँ पर 10 की पावर 7 सेंटीमीटर के बराबर भी हो जाएगा हमारा 1 नैनोमीटर। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक सेक्सटेंट का प्रयोग यहाँ पर करते हैं वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता हम लोग लक्स मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है
और ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पर एग्जाम में पूछेंगे, तो मैं आपको अब ये सब नहीं बोलूँगा। यहाँ पर हम लोग सीधे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कुछ उपकरण दिए गए हैं और इनके मापन की राशि दी गई है। इसको हम लोग देखते हैं। एमीटर का प्रयोग हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और भार को मापने के लिए स्प्रिंग तुला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा, सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। रक्तचाप मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का प्रयोग स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए। सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए हम लोग कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सोने की शुद्धता जो है ये कैरेट में मापी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखें कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोने की शुद्धता मापने के लिए। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम लोग लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं, पहले भी इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची दी गई है और यहाँ पर मिलाना है। वायु वेग को एनीमोमीटर से मापा जाता है और भूकंप को हम लोग सिस्मोग्राफ से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोग्राफ से मापा जाता है और वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति से, यानी कि मैकेनिक्स और मोशन अंडर ग्रेविटी से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत होता है, यानी कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर बेस्ड है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सही, अपकेंद्रीकरण पर वॉशिंग मशीन जो है ये बेस्ड होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसका है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि कोई भी क्रिया होगी तो उसका यहाँ पर एक समान और विपरीत प्रक्रिया भी वहाँ पर होगी, और इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि, अगर कोई लिफ्ट में जा रहा है उसका आभासी भार जो है वास्तविक भार से अधिक लगता है, तो इसका मतलब ये है कि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित होती है। लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तभी हमको लगता है कि हमारा भार जो है बढ़ जाता है, अगर नीचे की तरफ आती है तो लगता है कि हमारा वेट जो है वो कम हो जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, लेकिन आभासी लगता है। नेक्स्ट है, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा, तो जल में इसका भार 0 होने वाला है। नेक्स्ट है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर हस्तांतरित किया जाता है तो यहाँ पर पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा तथा मात्रा यानी कि जो मास है यानी कि द्रव्यमान जो होगा वो अपरिवर्तित रहता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है पृथ्वी के भार के बराबर, तो चंद्रमा पर कोई किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से ले जाएंगे तो उसका भार वहाँ पर कम हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व जो हमारा है ये वस्तु की मात्रा जो है बदलने पर जो है अपरिवर्तित रहेगा। जैसे कि एक ईंट है, अगर उसको हम लोग 2 पार्ट कर दें तो जो 2 टुकड़े होंगे उनका घनत्व क्या है वो सेम रहने वाला है, चाहे मात्रा को आप कम कर दें तो भी जो है वस्तु का जो यहाँ पर घनत्व है ये अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, तो यहाँ पर आयतन जो है ये नहीं बदलने वाला है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जब बाल्टी पानी के अंदर रहती है तो हम उसको खींचते हैं तो यहाँ पर कम हमको फोर्स लगाना पड़ता है और लगता है कि बाल्टी हल्की है, लेकिन जैसे ही बाल्टी पानी से ऊपर आती है वैसे ही हमको महसूस होता है कि पानी जो है भारी हो गया है। पीसा की यहाँ पर जो झुकी हुई मीनार है गिर नहीं जाती है, गिरती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो रेखा होती है तल के अंदर रहती है, इसीलिए ये गिरती नहीं है। नेक्स्ट है, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पर जो हवाई जहाज होगा बम के ठीक ऊपर रहने वाला है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, तो ये किस पर निर्भर करेगा?
ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर ये यहाँ पर निर्भर करने वाला है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है क्योंकि ऊपर क्या होता है, वायु दाब में कमी आ जाती है जिससे स्याही बाहर निकलने लगती है। नेक्स्ट है, रॉकेट कार्य करता है, तो रॉकेट हमारा जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, जेट इंजन कार्य करता है, रॉकेट हमारा संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा। तो यहाँ पर अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, उसका भार चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी यहाँ पर जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाती है तो सूर्य और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा। तो दूरी जो है अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर इसको दोगुना कर दिया जाएगा तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 4 गुना हो जाएगा। किस वस्तु का भार जो है, किसी वस्तु का भार जो होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्योंकि ध्रुवों पर जो है ग्रेविटी यानी कि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्रुवों पर लगता है, इसलिए वस्तु का भार वहाँ पर बढ़ जाता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा, तो अंतरिक्ष में यहाँ पर ग्रेविटी नहीं लगेगी तो भार इसका शून्य हो जाएगा। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर क्योंकि ध्रुवों पर ग्रेविटी ज़्यादा लगती है तो यहाँ पर भार भी बढ़ने वाला है। और यहाँ पर इक्वेटर से जब हम लोग ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो महसूस होता है कि भार बढ़ रहा है क्योंकि ग्रेविटी ध्रुवों पर ज़्यादा लगती है इक्वेटर की अपेक्षा में। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है, तो यहाँ पर जो अचानक अगर वायुमंडलीय दाब अगर गिरेगा बैरोमीटर की रीडिंग में तो यहाँ पर तूफान के संकेत होते हैं। और अगर एकदम से ऊपर चला जाए तो यहाँ पर साफ मौसम का संकेत होता है। अगर धीरे धीरे ऊपर जाए नीचे गिरे तो यहाँ पर जो होगा कि बारिश जो है ये आ सकती है। यहाँ पर एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। नेक्स्ट है, पानी में पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। आप लोगों ने देखा भी होगा, मान लो एक बीकर में पानी भरा हुआ है, उस पर एक बर्फ का टुकड़ा है तो उसकी सतह जो होगी, आप अगर चाहे उसको मार्क कर लें, अगर उसको पानी जो बर्फ़ है उसके ऊपर अगर वो धीरे धीरे पिघल जाएगी तो भी वो उसका लेवल जो है ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो लेवल उसका सेम रहने वाला है दोनों कंडीशन में, चाहे बर्फ़ उसके अंदर रखी हो या फिर बर्फ़ पूरी पिघल जाए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है तो वह यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी यहाँ पर बताना है किस दिशा में चल रही है, तो रेलगाड़ी जो है आगे ऊर्ध्वाधर के साथ चल रही है। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पर घर्षण का बल जो है ये जिम्मेदार होता है क्योंकि घर्षण का बल जो है हम लोग जो पृथ्वी पर चलते हैं इसके लिए भी घर्षण जो है ये आवश्यक होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। और जल का अधिकतम घनत्व होता है यहाँ पर केल्विन में अगर पूछेगा तो 277 केल्विन पर यहाँ पर पानी का जो घनत्व है ये अधिकतम होगा। नेक्स्ट है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है, गति का जड़त्व इसका कारण होता है। वायु शक्ति यानी कि विंड पावर जो होती है में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो होती है यही हमारी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, किसमें, विंड पावर जो यहाँ पर पवन शक्तियाँ लगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है। मान लो समुद्र में आइसबर्ग है, और आइसबर्ग मतलब हिमखंड कोई विशाल समुद्र में है, तो उसका जो 1/, यहाँ पर इसको सही कर लें अगर समझने के लिए, तो 1/10 भाग है वो भाग हमारा समुद्र के ऊपर आइसबर्ग का दिखता है, और यहाँ पर 9/10 भाग ये नीचे रहता है। यही जब टाइटैनिक जहाज जो है लड़ा था तो यही इसमें हुआ कि 1/10 भाग ऊपर दिख रहा था, और उससे बड़ा जो है 9/10 भाग तो उसके समुद्र के नीचे रहता है, इसलिए वो जान नहीं पाए, उसमें टकरा गए थे और हादसा हुआ था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि
वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या है, 4 गुना हो जाएगी। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उसमें से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको हम एक क्लास और लेंगे, उसमें कवर कर लेंगे। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। कल से आपकी रेगुलर क्लासेज जो हैं वो होने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।